बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी हाजिर खिदमत है। नाजरीन करामी, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जिस तरीके से अननेचुरल चेंज ऑफ गवर्नेंस की तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जिसकी तरीके से सियासी माहौल के अंदर वक्त के साथ साथ एक ट्विस्ट आ रहा है, जिस तरीके से सियासी माहौल की हम बात करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पर हमें सामने नज़र आ रही थी, लेकिन 8 फरवरी के बाद एक नई डिबेट ने जन्म लिया है कि क्या इमरान खान की जो मकबूलियत थी वो मकबूलियत कहाँ है। 8 फरवरी पहिया जाम हड़ताल, उसके साथ साथ शटर डाउन, जिस तमाम तर जो मामला है वो नाजरीन के सामने रहे, उसके साथ साथ एक रिकॉन्सिलिएशन की बात की जा रही थी। रिकॉन्सिलिएशन की बात कहाँ है, वो कहाँ पर गवर्नमेंट और इस पे अपोजिशन का इस वक्त कहाँ कहाँ जो है वो स्टैंड है। इसके साथ साथ पंजाब की जो बसंत हुई है, उसके बाद पंजाब की कारकर्दगी, मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी और इंक्लूडिंग नवाज शरीफ साहब, जिस तरीके से ट्वीट किया मरियम नवाज ने और उसमें नाम लिखा नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं लिखा, नवाज शरीफ साहब का नाम लिखा है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अपकमिंग क्या प्लान है मरियम नवाज की, क्या वो वजीर आजम बनने की दौड़ में है। इसके साथ साथ जो पंजाब के अंदर एक मॉडल है, डिफरेंट मॉडल ऑफ गवर्नेंस होते हैं। एक गवर्नेंस का मॉडल ये होता है कि आप इलेक्टेबल्स को साथ मिला के सिस्टम को चलाते हैं। एक मॉडल ये होता है कि ब्यूरोक्रेसी पे आप सारा बर्डन दे के आप वहां जो है जो मॉडल वो चलाते हैं। पंजाब के अंदर ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसका इस्तेमाल है, कम जो है वो बर्डन दिया जा रहा है खासतौर पर इलेक्टेबल्स पे, और लोकल गवर्नमेंट के मामला तो आपके सामने है कि इलेक्शन तो बल्दियाती हो नहीं पा रहे। इसके साथ साथ दहशतगर्दी के जो मामला हैं पाकिस्तान के अंदर, वो भी एक बहुत बड़ी अलार्मिंग पॉइंट पे हैं। जिस तरीके से इस्लामाबाद वाला कौमी सानिया हुआ, उससे पहले बलूचिस्तान में या KPK में बहुत सारे इंसिडेंट्स देखने को मिले, और ऑपरेशंस के हवाले से उसी दौरान के अंदर जो मुलाकात फिर सुहेल अफरीदी साहब की हुई वज़ीर आज़म से, उसके बाद ज़राए ये बताते हैं कि बहुत जल्द एक नेक्स्ट जो है वो मुलाकात भी मुतवक्की है। और ऑपरेशंस के हवाले से या कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के चैलेंजेस हैं उसको निमटने के लिए, उसको फेस करने के लिए अब जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या मुक्तदरा है या ख़ासतौर पर वफाक है, वो तमाम जो इलेक्टेबल्स हैं या तमाम सूबे के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको एक पेज पे लाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि सबसे बड़ी चैलेंजिंग बात तो ख़ासतौर पर सुहेल अफरीदी ही है ना, कि उनका एक डिफरेंट स्टांस है और वो बानी PTI के स्टांस को आगे लेके आ रहे हैं। इसी हवाले से डिटेल गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के पहले चंक में, और प्रोग्राम के दूसरे चंक में हम ज़रा जो स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है ICC का T20 वर्ल्ड कप, उस हवाले से जो पाकिस्तान का फैसला हुआ है, पाकिस्तान भारत से मैच खेलेगा, उस हवाले से दूसरे चंक में हम बात करेंगे। पहले चंक में मुझे ज्वाइन किया जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम। सर सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है और वो जो चैलेंजेस इस वक्त हैं, इस हवाले से अपकमिंग क्या देखते हैं कि ख़ास तौर पे हमने एक स्टांस सामने है हमारा बैनुल अक़वामी सतह पर कि वो बैड तालिबान गुड तालिबान वाली डिबेट हम साइड पे रख के हमने एक बात की है कि हाँ जी हम अब डिटरेंस क्रिएट करेंगे, हमने बात करनी ही नहीं है किसी से, हम जो है वो करके दिखाएंगे। तो दूसरी जानिब अब कैपिटल तक मामला पहुंच चुका है, कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर जो इंसिडेंट हुआ है, तो फर्दर इसको किस तरीके से देख रहे हैं सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब। वैसे जो दहशतगर्दी का मामला है पाकिस्तान में, ये एक वाकई बहुत कॉम्प्लेक्स जी है। इसमें देखें, एक तो पहलू ये है कि जी यहाँ पे दहशतगर्दी की पुरानी एक रूट्स मौजूद है। जी दूसरी बात यह है कि जब भी इन रूट्स की आबियारी शुरू हो जाती है दुश्मन ममालिक की तरफ से, जब उनकी फंडिंग और सपोर्ट और बैकिंग आना शुरू हो जाती है, तो ये दोबारा से रिवाइव हो जाते हैं ये तमाम जो रूट्स हैं इसकी, और स्लीपर सेल्स जो होते हैं वो एक्टिव सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तीसरा यह है कि इसका काउंटर जो डिटरेंस है वो एक तो हमारी मिलिट्री, हमारी अफवाज पाकिस्तान करती हैं, दूसरी तरफ है हमारे मुल्क के जो पुलिस और इससे मुतल्लिक दीगर इदारे हैं काउंटर इंसर्जेंसी वो करते हैं। और तीसरी चीज जो इसको, चौथी चीज जो इसको ओवरऑल कवर करती है वो होती है कि जनरल गवर्नेंस का लेवल मुल्क के अंदर क्या और कितनी अच्छी गवर्नेंस ओवरऑल है। जी तो हमारा इस वक्त जहाँ तक सवाल है हमारे इसको काइनेटिक रेजिस्टेंस जो हम दे रहे हैं फौज की तरफ से, हमारे इदारों की तरफ से, वो तो मतलब उसमें कोई कमी नहीं है। उस
इंटेलिजेंस के लिए भी बेपनाह मतलब एफर्ट्स हो रही हैं, टेक्निक्स हो रही हैं, और हमारे जवान जो है वो अपनी जानें भी दे रहे हैं इसके अंदर, बेपनाह कुर्बानियों में भी दरेक नहीं करा। लेकिन दूसरी तरफ जो चीज़ इसमें लैक करती है वो ये है कि जो गवर्नेंस का ओवरऑल लेवल है मुल्क के अंदर, जिसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, इकोनॉमी भी आ, एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाती है, लॉ एंड ऑर्डर, वो चीज़ें जो हैं वो इतनी कोहेरेंट नहीं है, जिसका इजहार हमारे फील्ड मार्शल ने भी कई दफ़ा किया है और DGISPR ने भी किया है कि जी जो गवर्नेंस के गैप्स हैं वो हमारे जवान जो हैं अपने खून के लग। दूसरा जो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है वो ये है कि हमारी एक काइनेटिक काउंटर इंसर्जेंसी तो चल रही है, उसकी तो मुहिम पॉलिटिकल काउंटर इंसर्जेंसी, एक जो सियासी तहर्रुक होता है दहशतगर्दी के खिलाफ कौम को मुत्तहिद करने के लिए जो सियासी इक़दाम उठाए जाते हैं वो अभी लैग करते हैं, और हमारी पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है वो इतनी ज़्यादा है कि ये कन्फ्रंटेशन गैप पैदा कर देती है जो दुश्मन के लिए कि वो इन गैप्स के बीच में से मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को फैलाए और दहशतगर्दी को पुश करे। अब ये है, अगर मेरे से बीइंग अ पॉलिटिकल पर्सन पूछे तो मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त सबसे ज़रूरी काम जो ये है वो ये है कि मुल्क, और मैं इसके ऊपर 2-2.5 साल से मुसलसल इसी बात को कह रहा हूँ। मैंने पहली दफ़ा पाकिस्तान में आज से 1-1.5 साल पहले कहा था कि जो अमेरिकन असला अफगानिस्तान गया है वो हमारे लिए एक चैलेंज, उस वक्त किसी ने ये बात भी नहीं की थी, फिर इसके बाद UN में भी पाकिस्तान ने ये बात उठाई, और आज वही चीज़ जो है वो हमारे सामने एक चैलेंज बन के जो अमेरिकन असला अफगानिस्तान में मौजूद है वो पाकिस्तान KPK में भी और बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो एक मतलब सियासी अज़म इस्तेहकाम है और सियासी वो भी एक प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। तीसरी तरफ गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी का वो लेवल नहीं है जो किसी गवर्नमेंट करता है, उस वजह से वो इनसिक्योर है, और इनसिक्योरिटी की वजह से वो दहशतगर्दी को कनेक्ट करने की कोशिश करती है अपोजिशन के साथ, मतलब उनका हर है तो वो ये साबित करने की कोशिश करता है कि ये जो दहशतगर्दी के पीछे फलां पार्टी है, ये जो दहशतगर्दी पीछे फलां पार्टी, मतलब ये है कि वो अपनी कमजोरी को और अपनी अदम मकबूलियत को या अपनी गवर्नेंस और डिलीवरेंस के गैप्स हैं उनको वो डालने के लिए अपने पॉलिटिकल जो उनके हरीफ होते हैं उनकी तरफ डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इससे जो एक तो दहशतगर्दों के लिए स्पेस बनती है और मुल्क के सियासी टकराव की कैफियत बनती है, और आखिरी चीज जो मुझे इसमें बहुत हर्ट करती है वो ये हुकूमत खुद जो है वो पूरी करती है कि अफवाज पाकिस्तान और अपोजिशन के जो है उनके दरमियान एक टकराव की कैफियत रहे, ताल्लुकात बेहतर ना हो, ताकि वो जो है वो अपने सफा जो है उसको जबरदस्ती बराबर करके रख सके। जो है ये खुद एक मतलब दहशतगर्दी की वजह, दहशतगर्दी के लिए रास्ता हमवार करने वाली बात है। ये मैंने तमाम अवामिल आपके सामने जो वक्त नजर आ रहे हैं, आप है कि हम कितना अच्छा इनसे डील कर पाते हैं, उसी तरीके से हम दहशतगर्दी को काउंटर कर सकेंगे, वरना इस वक्त इंडिया और इजराइल का जो नया नेक्सस डेवलप हुआ है वो जो है वो मैं ये देख रहा हूँ कि वो बहुत अग्रेसिव फ्यूचर में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को पहल करेंगे, पुश करेंगे और बहुत अंदर तक लाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारी हुकूमत को बहुत होश के नाखून लेने चाहिए। अच्छा दुरानी साहब, इसमें अब जहां आपने सियासी अदम इस्तेहकाम की बात की है, उसके साथ साथ इकॉनमी की बात की, गवर्नमेंट की अनपॉपुलैरिटी की बात की, इस पे तो मैं आता हूं, लेकिन सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे डिफरेंट ओपिनियन है। यहाँ पे हम टेक्नोक्रेट्स की बात करें, ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, सियासतदानों की बात करें, रिलीजियस जो पर्सनैलिटीज़ है पाकिस्तान, उनका भी डिफरेंट पॉइंट है। किसी का पॉइंट ये है कि हाँ जी हमें अफगानिस्तान से या इंडिया से हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि दोनों जानिब जब
प्रॉक्सी वॉर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई है। लेकिन एक तरफ ये है कि हम बात करें तो किस तरीके से करें, जहां हमारे एक न्यूट्रल पार्टीज जब आती हैं, थर्ड पार्टी चीन आता है, इस्तांबुल आता है, मिडिल ईस्ट से कंट्रीज आती हैं, उसके बाद भी कोई रिजल्ट्स नहीं नजर आते। दुरानी साहब, व्यूअर्स आपका जाती इस हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्या बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अगर बात करनी चाहिए तो किस तरीके से करनी चाहिए? क्या खुद हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करें उनके साथ, या किसी हमें कंट्री को जो है इंटरवेंशन करने की जरूरत है, इंक्लूडिंग चीन या एटसेट्रा दूसरे ममालिक की भी बात कर सकते हैं? देखिए, अब ये मैं चूंकि देखें ये वो शोबा है जिसके अंदर मैं मतलब अपनी स्टूडेंट लाइफ से आज तक इसके अंदर मेरी बहुत इससे मेरा वो रहा है, इंटरेक्शन रहा है। मैं पढ़ता हूँ पेशावर में, जाता आता रहा हूँ। मेरी बहुत ज्यादा इस मामले का एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव है मेरे पास। मैं एक बात आपको बता दूं, और डिप्लोमेसी हमने हुकूमत में भी रह के देखी है, वैसे भी की है। डिप्लोमेसी का कोई तरीका ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर आप नेगेटिव डिप्लोमेसी करें। डिप्लोमेसी हमेशा पॉजिटिव होती है कि आपने बात करनी है, बातचीत की करनी है। बातचीत करने में कोई नहीं आपको रोकता कि आपने काउंटर इंसर्जेंसी नहीं करनी, ठीक। बात में कोई आपको नहीं रोकता कि आपने दुश्मन की जो ऑफेंसिव्स हैं उनका डिफेंड, लेकिन बुरी बात करने से बेहतर है चुप रहना, ठीक है जी। बड़े ममालिक होते हैं जिनकी डिप्लोमेसीज डेवलप्ड होती हैं, वो दुश्मन को एक्यूज करके उसको पावरफुल शो नहीं करते, बल्कि वो दुश्मन को जो उसकी उनकी इंसर्जेंसीज होती हैं, जो उसकी जो गलत इक़दामात होते हैं, उनका जवाब जमीन पे देते हैं, जबान से नहीं देते। ये जो जबान का जवाब है और जबान का सवाल है, ये तो जबानी ऑफेंसिव हमारे वुज़रा भी लेते हैं। मतलब मैं को एक तजर्बे की रूह से जब देखता हूँ तो मुझे हैरान होती है कि इतनी तजर्बाकार हमारे अफराद जो हैं इस किस्म की बचपने वाली बातें करते हैं कि जी मतलब फला भाई, ये इस मोहल्ले की लड़ाई नहीं है जिसमें दो औरतें दोबारे पे खड़ी हुई एक दूसरे को ऊंची ऊंची सुना रही हैं। भाई, ये मुल्कों के दरमियान के मामलात हैं। जो थप्पड़ मारने आप मार लें, लेकिन जबान से बोलने की क्या जरूरत है? दुश्मन के जिस ऑफेंसिव को आपने नाक देखे, अब क्या हुआ? मार्का हक में आपने कोई बड़के लगाई थी? नहीं। मार्का हक में आपने सिंपल जवाब दिया, और जवाब ने हर सवाल का जवाब दे दिया, हर सवाल को लाजवाब कर दिया। दहशत गर्दी के मामले में अफगानिस्तान का मामला हो, इंडिया का मामला हो, इजराइल का मामला, इन तमाम मामलात को समझने के बाद हमें अपनी हिकमत अमली के जरिए इनको जवाब देना चाहिए, ना कि बड़ी बड़ी बातें और बैड मतलब नेमिंग कॉलिंग नेम्स और हमें बुरी बुरी बातें करने हम चल पड़े। पॉइंट आ गया सर आपका। जितनी भी ममालिक आसपास हैं, जिन ममालिक के बारे में ये तासुर होगा कि वो आपके दुश्मन नहीं है या वो दुश्मन और दोस्ती के दरमियान है, वो आपके लिए ज्यादा सूदमंद है बनिस्बत कि आप किसी को दुश्मन डिक्लेयर करके अपने सामने खड़ा कर लें। और अफगानिस्तान तो वो मुल्क है जिसको हमेशा, जिसकी दुनिया भर की डिप्लोमेसी हम किया करते थे, आज ये हमें देखना पड़ा है कि और मुल्क आके उसके साथ हमारी बातचीत करा रहे हैं। ये हमारा बहुत बड़ा फेलियर है। सर पॉइंट आ गया। सर ख़ास तौर पे जिस तरीके से आपने गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी पे सवाल उठाया कि मीनिंग बाय के इसमें आपने कहा कि एक चीज़ ये भी है ग्रे एरिया, अगर आप बात करें कि गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी नहीं है, अनसिक्योर है, आपने कहा गवर्नमेंट। सर 8 फरवरी की कॉल के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि फिर कौन पॉपुलर है पाकिस्तान में? जहां हम तरीके इंसाफ की बात करते हैं कि वो पॉपुलर जमात है और उनकी कॉल पे ना रोड पे कोई बाहर निकला, ना कोई खास कोई पहिया जाम हुआ, ना कोई जो है वो कोई ऐसा कोई क्लियर कट जो है वो आवाम ने कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं कि जिससे ये जाहिर हो जाए कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ आवाम खड़ी है। तो क्या फिर आप कहेंगे इस हवाले से कौन पॉपुलर है इस वक्त? मैं चूंकि तारीख का तालिब इल्म हूँ पाकिस्तान की सियासी, मैं ये बात करूंगा पाकिस्तान के तनाजुर में। बांग्लादेश या श्रीलंका या फार ईस्ट की कंट्रीज के या किसी और मुल्क के तनाजुर में नहीं बात करूंगा, पाकिस्तान में बात करूंगा। पाकिस्तान तारीख इस चीज की शाहिद है कि पाकिस्तान लीडरशिप की पॉपुलैरिटी जो है वो हकीकत में सिर्फ इलेक्शन में रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है। आज तक कोई पॉपुलर से पॉपुलर लीडर जो है वो आवाम को लाखों करोड़ों की तादाद में सड़क पे नहीं ला सका सिटिंग गवर्नमेंट के मुकाबले में।
पाकिस्तान के अंदर। हाँ, पाकिस्तान की तारीख उठा के आप देखें, मतलब जब भुट्टो साहब को फांसी हुई थी वो पॉपुलर, लेकिन उस सड़क पे एक फर्क भी नजर नहीं आया था तारीख उठा के। इस तरह से जब मियां नवाज शरीफ साहब बाहर से वापस आ रहे थे, उसकी वजह क्या समझते हैं वैसे दुरानी साहब, इस चीज की वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह यह है कि हमारा जो अंग्रेज का छोड़ा हुआ ब्यूरोक्रेटिक और पुलिस का सिस्टम है जी, वो इतना रूथलेस है कि वो किसी भी पॉलिटिकल बंदे को इतनी स्पेस ही नहीं देता कि वो हुकूमत के खिलाफ अपने आप को असर्ट कर सके। अभी क्या होता है, अभी ऐलान हुआ सर तो केपीके में तो उनकी हुकूमत है ना, तो वो तो फिर और जवाब बन जाती है कि कोई ना निकले। मतलब ये है कि जहां तक पीटीआई का इस वक्त अब आज के, ये तो मैंने एक अधूरी बात की, अब अगर आप आ जाएं कि पीटीआई का इस वक्त की क्या सूरत हाल है। पीटीआई इस वक्त दो जगह पे एग्जिस्ट करती है। एक है पीटीआई की लीडरशिप जो जेल में, ठीक है, इमरान को कह लें, जिनको भी कह लें, ठीक है, अच्छा जी, तो आवाम में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये जो अन्य लीडरशिप है जो इस वक्त भागी दौड़ी फिर रही है, ये मतलब ये अवाम के लिए इनका तो ये तो इतने ही है कि जी इनके अवाम ये समझते हैं कि जी इन्हें इमरान खान को रिहा करवाना चाहिए और वो रिहा नहीं, बस इसलिए उनकी यूटिलिटी आउटलिव कर जाती है। हाँ, अली साहब जब तक थे केपीके में उस वक्त तक वो चूंकि उसकी बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी इमरान खान के साथ, उन्होंने एक बिल्टअप रखा। उसके बाद से तो अब बिल्कुल ताउन की फिजाएं केपीके के और मुकम्मल तौर पर सबमिट कर दिया है मरकजी हुकूमत के सामने इस वक्त की सूबाई हुकूमत, और वो की कोई मतलब रेजिस्टेंस कॉज नहीं कर रहे। कभी कभी जबान से सख्त बातें कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए, ताउन कर रहे हैं, मैं समझता हूँ अच्छा कर रहे हैं, ताउन ही वजीर आला को करना चाहिए। बाकी तो पार्टी की लीडरशिप तो है, सूबाई लीडर आज सुबह कह रहा था मैंने तो इस्तीफा दे दिया, मीनिंग बाय देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्क्रिपेंसीज विद इन द पार्टी, ठीक है, लेकिन मुझे वो पार्टी है नहीं, वो असल में पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, सही बात है। तो इसमें सर ये बताएं, तो फिर जहां आप भी कोशिश कर रही थी तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी कोशिश की, नेशनल डायलॉग कमेटी भी इस मुज़ाकरात पे बैठी, अब जब 8 फरवरी के बाद एक प्रेशर तो था ना स्टेट के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर कि 8 फरवरी को क्या होगा, अवाम कितनी बाहर निकलेगी, और दूसरी बात आप भी पास्ट का जिक्र कर रहे हैं कि कभी भी कोई जो है वो पॉपुलर लीडर आवाम को सड़कों पर ला ही नहीं सका। तो जब ये प्रेशर हुकूमत पे नहीं होगा तो फिर मुज़ाकरात की बात तो फिर बंद गली में है, डेडलॉक है। देखिए, मेरा तो अब यही मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरे माजी के तमाम गुफ्तगू ले लें, मैंने कहा है कि जो इश्यूज होते हैं और जो पॉलिटिकल अचीवमेंट्स होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कोई गुरीला पार्टीज नहीं होती कि वो सड़कों पे निकल और ला के सब कुछ बदल दें। पॉलिटिकल जो होती हैं पाकिस्तान की जैसी, इंडिया की तरह, वो अपनी स्ट्रगल, पॉलिटिकल स्ट्रगल के जरिए अपने आप को रिफ्लेक्ट करती हैं, और पॉलिटिकल की रिक्वायरमेंट ये होती है कि आवाम के इश्यूज को लेके अपने पार्टी को इश्यूज को डवटेल किया जाता है। लिहाजा ये चीज जो है ये इस वक्त की लीडरशिप नहीं कर पा रही उनकी। लेकिन जहां तक सवाल है डायलॉग का और रिकंसिलिएशन, मैं समझता हूँ कि उसके मैं तो डे वन से यही कह रहा हूँ कि ये टकराव, और ये मैं आपको बता दूं कि बेनजीर साहिबा जब ज़ियाउल हक साहब के सामने रजिस्ट गई थी और 10 साल तक उनकी पार्टी बिल्कुल सप्रेस कर दिया गया था, उसके ये हाल था कि कोई मतलब जो निकलता था उसको कोड़े भी लगते थे सड़कों पे, ठीक है। जब 86 में वो वापस आई तो पूरा पाकिस्तान सड़कों पे आ गया था, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो है वो अपनी वोट को नहीं भूलते, वो अपनी वोट की मोहब्बत एक दफा वापस दिए बगैर वापस नहीं लेते। ये अब पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक सबक है। लिहाजा इसलिए हमेशा यही कहा है कि हुकूमत को भी यही कहा है कि आप रिकंसिलिएशन करें ऑपोजिशन के साथ और एक सियासी रास्ता निकालें, क्योंकि दबाव के साथ इस पे सर अटमोस्ट जो सिग्निफिकेंट चीज है ना वो आपने भी डिस्कस की है कि आपने कहा है कि ये भी सबसे बड़ा मसला होता है कि अपोजिशन की, आपने इनडायरेक्टली मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट की बात की है ना कि एस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन के जो है वो ताल्लुकात नहीं ठीक होते। उसकी अहम वजह आप ये कहते हैं कि हुकूमत उनको जो है वो उनके मामलात नहीं ठीक होने देती। सर गुजारिश ये है कि जिस तरीके से बानी पीटीआई और जिस तरीके से जो भी बाहर जो लीडरशिप है
हम केपी के गवर्नमेंट की स्पेशली अगर बात करें, सोहेल अफरीदी या दूसरे जो भी उनके लीडर्स हैं, उनका भी स्टांस तो इस तरीके के है ना कि मामलात वहां से भी ठीक नहीं होते, फिर हुकूमत इसमें क्या कसूरवार है फिर सर? देखें, उनका जो रवैया है और हुकूमत का जो रवैया है, बेसिकली वो पीटीआई की किसी अचीवमेंट के रास्ते की रुकावट है, ये मैं मान। और आपको ये भी कहता हूँ कि पीटीआई की जो इस वक्त की लीडरशिप है वो तकरीबन हाथ तो सर यहाँ पे ही क्वेश्चन है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि आप कह रहे हैं कि जो लीडरशिप बाहर है उनका रवैया ही सबसे बड़ी वजह है कि कोई रिकॉन्सिलिएशन नहीं हो पा रही। तो क्या बानी को इस चीज का अंदाजा नहीं है, इमरान खान साहब को, जो तहरीक का या कि अपोजिशन लीडर ही महमूद खान अचकजई साहब को बनवाते हैं, जिनकी अपोजिशन लीडर होते हुए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी जो है वो मीडिया चैनल्स नहीं चला सकते, इस तरीके से उनका रवैया और इस तरीके से उनकी जो गुफ्तगू होती है सर जनाब? देखें जनाब, महमूद खान साहब का जो है ना, उनकी बड़ी पुरानी एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है, और फिर यह है कि उनका बड़ा सर पुरानी, वही तो मैं दुरानी साहब गुजारिश करूं कि पुरानी जो हिस्ट्री है उनकी, उसी पुरानी हिस्ट्री के अंदर खान साहब इनको जो है वो कहते मुल्क दुश्मन कहते थे सर। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, एक मिनट में। जी, ये वो जिनका कि बहुत करीबी ताल्लुक है मियां नवाज शरीफ का, उन्हें लीडर बनवाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया अभी भी मियां नवाज शरीफ साहब ने। और इस वक्त जो मुल्क के अंदर, ये भी मैं अगला चैप्टर शुरू कर दूं कि इस वक्त बहुत सॉलिड रिकन्सिलिएशन के लिए एफर्ट्स जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। और ये एफर्ट्स जो है यकीनन ट्रैक 2 पे हो रही हैं, और इनके अंदर जो है बहुत सी बेहतरी के इम्कानात नजर आ रहे हैं। और मैं ये इम्कानात किस बुनियाद पे नजर आ रहे हैं सर? मैं आ रहा हूँ उस तरफ। जी। ये जो नेशनल डायलॉग कमेटी ने जो अपना रोल प्ले किया है, उसका भी एक रोल। इसके बाद ये अबलाग जो हम लोगों ने बार बार किया कि हुकूमत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को अपोजिशन से लड़ा के मुल्क की फेवर नहीं कर रही, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट किसी एक पार्टी या हुकूमत की नहीं होती, वो तो पूरी कौम की होती है। ये बात भी अपना असर दिखा रही है, और अब हम ये महसूस कर रहे हैं कि ये जो एक सींग फंसे हुए होने की सिचुएशन थी, अब बदलनी शुरू हो गई। और जी सर, जी तो ये जो है अब बदलनी शुरू हो गई है, और अब ये महसूस हो रहा है कि बहुत कम अर्स, लेकिन आज भी एक मुलाकात हो गई है, ठीक है। अब ये था कि अंदर जो बात होती थी वो बाहर बिगड़ के आती थी, बाहर जो होती अंदर बिगड़ के आती थी। अब जो है इसके किस्म के कंट्रोल्स इम्पोज कर दिए गए हैं, जिसके बाद अब बिगाड़ के बजाय बेहतरी के रास्ते जो है अपने ये सकता हूँ कि हमें बहुत जल्द ऐसी इत्तलात भी मिलेंगी, ऐसी खबरें भी मिलेंगी, जिसके नतीजे में हमें ये महसूस होगा कि ठंडी हवा के झोंके जो है वो चलने शुरू हो रहे हैं। और जो अंदर से मतलब चेयरमैन पीटीआई के रेफरेंस से भी, और जो में मौजूद लोग हैं उनके रेफरेंस से भी रिकंसिडर होगा उनका स्टेटस, और उनके साथ दिया है। और ऐसी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होंगे जो शुरू हुए थे चीफ मिनिस्टर के लाहौर के दौरे से, कराची के दौरे से, फिर उसके बाद केपीके में उनके ताउन से, इसी तरीके से फिर ये नेशनल डायलॉग के लिए जो एक्टिविटी शुरू हुई, और अब हर तरफ बहुत पॉइंट आपका आ गया है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब जो है वो कोई संजीदगी से ये इम्कानात बढ़ रहे हैं कि मुज़ाकरात हो सकेंगे। क्या आप समझते हैं, क्या इसकी ही एक कड़ी है कि आज जिस तरीके से फ्रेंड टू द कोर्ट एमिकस जो है बैरिस्टर सलमान सफदर की इमरान खान से मुलाकात करा दी गई है, 3 घंटे की तवील ये मुलाकात हुई है सर, और उसके बाद जो उन्होंने हमारी सहाफ़ी भाइयों से गुफ्तगू की है उनमें यही बताया फिलहाल तो कि सेहत उनकी बिल्कुल ठीक है, फर्दर वो जो है वो अपनी रिपोर्ट में कोर्ट को असिस्ट करेंगे। इस हवाले से आप क्या समझते हैं, इस मुलाकात का क्या ये फिर जो है वो क्या क्लू है, हिंट है हम कहेंगे? बिल्कुल, ये इसका हिंट है। इमरान साहब का हॉस्पिटल आना हिंट है। इसके अलावा जो बाकी कैदी हैं उनके साथ भी यकीनी तौर पे हर तरफ लोगों के राब्ते हो रहे हैं। मैं समझ इस सारी सिचुएशन के नतीजे बहुत जल्द वो अवामिल पैदा होंगे जो कि इन स्ट्रेसेस को तो फिर अगर वो डील मतलब कि इस चीज पे सेटलमेंट या रिकॉन्सिलिएशन होती है
तो फिर तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का या इमरान खान का बयानिया बहुत कमजोर हो जाएगा, जो कहते हैं कि हमें अपना वेंडेट हमें वापस किया जाए, जो कहते हैं कि हम इस फॉर्म 47 की हुकूमत को नहीं मानते, जो कहते हैं जी हम जो है वो क्या नाम है जो हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन सबको भी बाहर लाया जाए। एक तरफ ये, दूसरी तरफ हुकूमत ये कहती है कि हम 9 मई के केसेस या फर्दर जो ये चीजें हैं, जो मैंडेट वाली बातें, वो सारी फ्रिवलस बातें, हम उसको नहीं मानते। तो दोनों तरफ से तो फिर उनका मैनिफेस्टो वीक है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखें 9 मई वाले वाक्य में तो जो हुकूमत है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उसने जो है इदारों के साथ धोखा किया है कि उन्होंने केसेस ऐसे बनाए हैं जो कि कमजोर थे और जिनको सजा देनी चाहिए थी उनको उन्होंने, और ना उन केसेस को उन्होंने क्लोज किया है, बल्कि आखिर में ले जाके उन्हीं पे लाद दिया कि जी आप खुद अपनी अदालतों से करवा लें उनको। ये एक की तरफ से एक बहुत, जिसे कहते हैं कि एक पाकिस्तान के इदारों की, पाकिस्तान की एक शिकायत थी उन रवैये जो उनके साथ हुआ, लेकिन उसके लिए उन्होंने कोई सीरियस, इस तगासा ने कोई काम नहीं किया जो कि हुकूमत, ये तो पहला उनके ऊपर केस है। दूसरी बात यह है कि जहां तक सवाल है कि अब अगर ये निगोशिएशन शुरू होती है, इसके नतीजे में रिलीफ है, तो वो उस बयानिया खत्म हो जाएगा। देखिए बयानिया ना बेनजीर के मुल्क से बाहर जाने से खत्म हुआ, ना नवाज शरीफ। हाँ, इमरान खान ने जितनी रेजिस्टेंस शो की है इनमें से किसी ने नहीं की है। नहीं, जरदारी साहब ने नहीं की थी सर, जरदारी साहब भी बड़ा टाइम जेल के अंदर रहे हैं। डेफिनेटली, लेकिन वो ज्यादातर अस्पताल में ही गुजारा उन्होंने। अच्छा। लेकिन ये इसके लिए जहां तक सवाल है इनका, अब जो सूरत हाल है वो ये है कि जो इस वक्त के जो भी वाकयात हैं, मैं समझता हूँ कि इनके अंदर अब ये अवाम, हाँ, इन सारी चीजों में जरदारी साहब भी हो जाए, बेनजीर हो जाए, नवाज शरीफ हो जाए, जेल में रहने या जेल से चले जाने की वजह से उनका वोट बैंक इंटैक्ट रहा, और जब वो वापस मिला। मीनिंग भाई आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए और जिस तरीके से बीबी बेनजीर बाहर चली गई थी, उससे कोई पॉलिटिकल उसका नुकसान हुआ नहीं है, तो मीनिंग भाई खान साहब को ये फैसला कर लेने में कोई ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई उनके मैनिफेस्टो में कोई जो है वो कमजोरी होगी? देखिए उन्होंने जो रेजिस्टेंस दिखानी थी दिखा दी, ठीक है ना जी। हाँ। और उन्होंने ये साबित कर दिया कि जी वो जेल में रह सकते हैं, आइंदा भी रह सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है। अब अगर उनको सेहत की बुनियाद के ऊपर कहीं जाना पड़ता है या ले जाया जाता है, तो यही तस्वुर कि उनके मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया गया है। ठीक है ना जी। ठीक है। और अब या इस पे ये ऐसे वाकयात जब भी होते हैं तो उसमें या इंटरनेशनल प्रेशर होता है, या इंटरनल होता है, या इंटरनलाइजेशन होती है, या मुस्तकबिल की कोई ऐसी चीज होती है जो रास्ता हमवार करना जिससे मकसूद होता है। तो ये देखें, एक तजर्बा हमने कर लिया भुट्टो साहब वाला, ठीक है, उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऐसा कोई तजर्बा करना चाहती है ना, मुल्क ऐसे किसी तजर्बे का मुतामिल हो सकता है जिसमें कि अल्टीमेट टकराव की कैफियत बने। लिहाजा जब फंस जाते हैं कहीं पे तो उन सीगों को आराम से अलहदा करके थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस पे लाया जाता है, फिर उसमें से आगे रास्ते निकलते हैं। तो अब जो है ये रास्ते निकलेंगे, और इन रास्तों के निकालने के लिए वही एफर्ट्स काम आएगी जो कि फोटो ऑप के लिए ना हो, बल्कि पीछे से बैठ के हमदर्दी के साथ मुल्क के लिए और मुल्क की बेहतरी के लिए की जाए। तो मीनिंग भाई आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब कुछ फर्दर पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी, और आज की मुलाकात के बाद भी ये चीज़ पॉजिटिव हमें नज़र आ रही है। लेकिन इस पे सर दुरानी साहब ये भी बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वो लीडरशिप है जो जेलों के अंदर है, अब अपकमिंग हमें फिर ये देखने को मिलेगा कि जो जिस तरीके से आज की मुलाकात हुई, फर्दर फिर हमें ऐसे देखने को मिलेगा कि वहाँ पर ही अब जो है वो उनसे मुलाकातें होंगी, शामुल कुरैशी साहब जैसे हैं, जास चौधरी साहब हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, तो फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनको भी कोई रिलीफ मिले? देखें ये सब मुलाकातें या होंगी या हो रही होंगी, ठीक है ना जी, और इन सब के नतीजे के अंदर जो है मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता माहौल जो है उसकी स्ट्रेस होंगी, जेल के अंदर की कंडीशंस बेहतर होती जाएंगी, और वो एक मतलब जिसे कहते हैं नॉर्मलाइज होंगे सिचुएशन। क्योंकि जेल में बैठे हुए लोग जो इस वक्त हैं, जो जितने भी तजर्बाकार लोग हैं पीटीआई के, या वो जेल में है या उन्हें पीटीआई से बाहर धकेल दिया गया हुआ है, तो मेरा ख्याल है जेल में बैठे हुए और पीटीआई से बाहर धकेले हुए सब लोग जो है
इस वक्त पीटीआई के लिए और पीटीआई की लीडरशिप के लिए बहुत सिंसियरली। ठीक है सर, पॉइंट आ गया सर। अब आखिरी सवाल थोड़ा सा क्विकली रिस्पॉन्ड कीजिएगा, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा सर। लाहौर की बसंत के इवेंट के हवाले से मरियम नवाज साहिबा की परफॉर्मेंस वजीर आला पंजाब होने के नाते और ओवरऑल पंजाब की किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि बसंत का एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसके अदालत ने पाबंदी दी थी। अब उन्होंने पाबंदी को हटाया भी है और बड़ी जिसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रिप के साथ उसको रिवाइव किया है। इसको मेरा ख्याल ये है कि लाहौर वालों ने भी पसंद किया है और अमूमी तौर पे पाकिस्तान में भी उसको पसंद की बहुत ज्यादा। थैंक यू दुरानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। नाज़रीन, प्रोग्राम में छोटी सी एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।